हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। तो मैं एक बार फिर आपके सामने वाक्य का चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। लास्ट वीडियो में बेटा आपने वाक्य के अर्थ के आधार पर वेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम वाक्य की रचना के आधार पर वेदों का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम वाक्य के बारे में, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्वों के बारे में देख लेते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व, कई बार बेटा परीक्षा में पूछा जाता है कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय, ये 6 तत्व वाक्य में होने अनिवार्य हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। आप समझ गए होंगे बेटा, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि अनुराग इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है, अनुराग के बारे में, और इस वाक्य में सचिन के बारे में कहा गया है। तो ये दोनों उद्देश्य हैं। विधेय, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे, ये जो मैंने हाईलाइट करा है इसका मतलब ये है कि अनुराग क्या करता है, अनुराग के बारे में जो कुछ आगे वाक्य में कहा गया है वो विधेय है। वाक्य के भेद बेटा, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, वाक्य के जो भेद हैं वो 2 आधारों पर होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही प्रमुख क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही प्रमुख क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं, रमा पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में बेटा एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये सरल वाक्य सबसे आसान होते हैं। आप उनको समझ सकते हैं क्योंकि उनमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होता, वो किसी समुच्चय बोधक से द्वारा जुड़े हुए नहीं होते, वो सिंपल वाक्य होते हैं। गीता ने गाय को रोटी दी, बच्चा रो रहा है, मोहन ने उपहार प्राप्त किया, आदि सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों से बनता है। उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और वो किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। अब आपकी पहचान के लिए बेटा समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं जिनको देख करके आप पहचानेंगे कि ये सरल संयुक्त वाक्य है। तो और, वाक्यों के बीच में 2 सरल वाक्यों के बीच में क्या लगा होगा, और, तथा, व, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, इसलिए, सो, अथवा, या आदि समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य में आपको मिलेंगे। कई बार क्या होता है बेटा, समुच्चय बोधक का कभी कभी किसी वाक्य में लोप हो जाता है और आपको कोई समुच्चय बोधक नहीं मिलता, तो आप सोचते हैं कि ये सरल वाक्य है, लेकिन वो वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। तो 3 उदाहरण हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार अगर समुच्चय बोधक का लोप हो तो भी वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे क्या चाहता था, क्या मिला, यहाँ आपको कोई समुच्चय बोधक नहीं मिला। यहाँ कौन से समुच्चय बोधक का लोप हुआ है बेटा, पर का। यहाँ आ सकता था क्या चाहता था, पर क्या मिला। दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, मैं लिखना चाहता था, लिख नहीं पाया। अब इस वाक्य में परंतु समुच्चय बोधक अव्यय आना था लेकिन इसका लोप हो गया है, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ मैं लिखना चाहता था परंतु लिख नहीं पाया। अगला वाक्य है, काम करने वाले करें, बाकी सो जाएं। तो इसमें और जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसका लोप है। ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। तो आपको इस तरह से ध्यानपूर्वक उसको समझना है और पहचानना है। सबसे ज़्यादा बच्चे बेटा किस में पजल होते हैं, मिश्रित वाक्य में। तो मिश्रित वाक्य को थोड़ा आप ध्यानपूर्वक से समझेंगे। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार से हो कि उनमें से एक प्रधान उपवाक्य व दूसरा आश्रित उपवाक्य का कार्य करे, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, 2 वाक्य होते हैं लेकिन एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो उनको कैसे पहचानेंगे बेटा, जैसे देखो मैंने आपको पहचान करने के लिए अलग से लिखा है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब एक वाक्य है, पिताजी ने कहा कि वे बाजार जाएंगे। तो पिताजी ने कहा प्रधान उपवाक्य है, कि वे बाजार जाएंगे, की के बाद सारा जो आश्रित उपवाक्य है, जो
इसके ऊपर, प्रधान के ऊपर आश्रित है। अगला है, मैंने एक आदमी देखा जो बीमार था। अब यहाँ मैंने एक आदमी देखा प्रधान उपवाक्य है, जो बीमार था आश्रित उपवाक्य है। कई बार ये नहीं है बेटा कि प्रधान वाक्य हमेशा आगे ही आता है और आश्रित उपवाक्य हमेशा लास्ट में आता है। आप एक उदाहरण से समझेंगे, ये कई बार आश्रित उपवाक्य आगे भी हो सकता है। जिस बच्चे को चोट लगी थी वह अब ठीक है। तो यहाँ जिसके बाद जिससे जुड़ा हुआ जो है वाक्य वो आश्रित है और वह अब ठीक हो गया प्रधान है। तो मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए आपको वाक्य में ये शब्द मिलेंगे कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, जो, जितना, उतना, जैसे, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, ज्यों ही त्यों ही, यद्यपि, तथापि। ये शब्द आपको अगर मिले तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये मिश्रित वाक्य है। अब बात आती है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य दूसरे पर आश्रित या निर्भर हो। इन वाक्यों को का संपूर्ण भाव या अर्थ दूसरे प्रधान उपवाक्य की सहायता से प्रकट होता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्राय संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के साथ की अव्यय के साथ जुड़ा होता है। ये आपको संज्ञा उपवाक्य पहचान के लिए है बेटा कि आपको उसके बीच में की मिले। बच्चे ने कहा कि मुझे खाना चाहिए। यहाँ की के बाद ये सारा संज्ञा उपवाक्य है। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी गांव आत्मनिर्भर बने। ये जो की के बाद का वाक्य है ये संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा भेद आता है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यह वही बच्चा है जो मोटा था। जो मोटा था विशेषण उपवाक्य है जो कि बच्चे की विशेषता बताने का काम करता है। मेरे पास एक पेन है जो मेरे पिताजी ने उपहार दिया था। जो मेरे पिताजी ने उपहार दिया था, ये सारा विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होते हैं, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी आ गई। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा यहाँ तक ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला उदाहरण देखते हैं। ऊपर बैठो, जहाँ सभी बैठे हैं। ऊपर बैठो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वह धीरे धीरे चल रहा है, जैसे बीमार हो। वह से लेकर के रहा है तक ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब आता है बेटा वाक्य रूपांतरण। जैसा कि आपने अर्थ के आधार पर जब हमने वाक्य के भेद पढ़े थे 8, तब हमने वाक्य रूपांतरण पढ़ा था। वाक्य को अन्य वाक्य में बदलना अर्थात रूप बदल देना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जब हमने अर्थ के आधार पर जो भेद हैं 8 उनको एक दूसरे में उनका रूप बदला था। और अब इसी प्रकार से हम ये जो रचना के आधार पर 3 भेद हैं इनका रूप बदल करके देखते हैं। तो सबसे पहले सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो कैसे उसका रूप बदलेगा। मैंने पके केले फेंक दिए, ये सरल वाक्य है। इसको हमने संयुक्त में बनाया, केले पक गए थे इसलिए मैंने फेंक दिए। दूसरा उदाहरण है, मैं खाना खाकर जाऊंगा। इसको संयुक्त वाक्य में बनाएंगे, मैं खाना खाऊंगा और फिर जाऊंगा। सरल वाक्य। इसको मिश्र वाक्य में जब हम बदलेंगे, मोटे लड़के को बुलाओ, ये सरल वाक्य है। इसका मिश्र वाक्य बनेगा, उस लड़के को बुलाओ जो मोटा है। अगला उदाहरण है, वर्षा होने पर फसल लहराने लगती है। मिश्र वाक्य बनेगा, जब वर्षा होती है तब फसल लहराने लगती है। आपको बेटा पहचान बताई थी कि जो मिश्र वाक्य है उसमें जो, जैसा, वैसा, जब, तब, ज्यों ही त्यों ही, ये आपको पहचान मिलेगी। तो इस वाक्य में जब तब है।
संयुक्त वाक्य, मैंने कहानी पढ़ी और, जैसे कि संयुक्त में बताया था आपको और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे तो और सभी हंसने लगे, इसको मिश्र वाक्य में बनाएंगे। जैसे ही मैंने कहानी पढ़ी तभी सभी हंसने लगे। अगला उदाहरण है, हमें तैरना था इसलिए नदी पर गए। ये इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय लगा है, ये संयुक्त वाक्य है। तो इसको हम जब मिश्र में बनाएंगे, हम नदी पर गए क्योंकि हमें तैरना था। तो ये आपका वाक्य रूपांतरण है कि सरल वाक्य को मिश्र में बनाना, संयुक्त को मिश्र में बनाना, और सरल को संयुक्त में बनाना, सरल को मिश्र में बनाना। तो ये एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ये दोनों ही प्रकार, जो अर्थ के आधार पर भेद हैं और जो रचना के आधार पर भेद हैं, दोनों के ही साथ वाक्य रूपांतरण भी आपको आना चाहिए। अब बात आती है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में आपको निर्देश दिया जाता है कि निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। आपको एक वाक्य मिलेगा, जैसे आपको ये वाक्य मिल गया, मोटे लड़के को बुलाओ। आपको साथ में कोष्ठक में मिलेगा कि मिश्र वाक्य में बदलिए। जैसे मिश्र वाक्य में तो आप बदलेंगे उस लड़के को बुलाओ जो मोटा है। अगर आपको मिश्र वाक्य दिया गया है, उस लड़के को बुलाओ जो मोटा है, तो आपको कोष्ठक में साथ में मिलेगा कि सरल वाक्य में बनाइए। तो आप इसका सरल वाक्य बना देंगे कि मोटे लड़के को बुलाओ। अब जैसे ये आपको दिया गया है पेपर में, मैंने पके केले फेंक दिए, तो आपको कोष्ठक में मिलेगा कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो आप बदलेंगे केले पक गए थे इसलिए मैंने फेंक दिए। तो इस प्रकार से परीक्षा में वाक्य रूपांतरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दोनों ही प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर भी रूपांतरण किया जा सकता है और रचना के आधार पर भी रूपांतरण किया जा सकता है। या एक तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाक्य का भेद बताइए, कि आपको पहचानना होता है कि रचना के आधार पर ये वाक्य का कौन सा भेद है। तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।